हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023 एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023 है। संयोगवश जो पहले आईपीसी थी वो भी एक्ट नंबर 45 था, ऐसे याद रह जाए इसके लिए मैं लिंक कर रहा हूं। और भारतीय न्याय संहिता का भी एक्ट नंबर 45 है 2023 का। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट नंबर 46 है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 47 है। ये तीन डेट इसकी ध्यान रखनी है, तीनों एक्ट की, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम की। पहली है डेट ऑफ अनेक्टमेंट 25 दिसंबर 2023 को। ये डेट ऑफ अनेक्टमेंट यानी प्रेसिडेंट का असेंट बिल पे मिलता है, उसको डेट ऑफ अनेक्टमेंट कहा जाता है, यानी इस दिन ये एक्ट बन गया था। तो इस दिन ये तीनों एक्ट पे प्रेसिडेंट के साइन हो गए अंडर आर्टिकल 111 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत यहां राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिए 25 दिसंबर 2023 को, तीनों पे, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम पे। उसके बाद में सेकंड जो इसकी डेट है तीनों ही एक्ट की, वो है 24 फरवरी 2024, 24 फरवरी 2024। ये कहलाती है डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन। इस दिन गजट नोटिफिकेशन हुआ, ये डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन के नाम से है। बहुत सारे एक्ट हैं जो डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन के दिन से ही उनका एनफोर्समेंट होता है, बट इन तीनों एक्ट का डेट ऑफ एनफोर्समेंट अलग है। 1 जुलाई 2024, ये ध्यान रखना, ये 25 दिसंबर 2023, 24 फरवरी 2024 और 1 जुलाई 2024, यानी 25 दिसंबर 2023 डेट ऑफ अनेक्टमेंट, 24 फरवरी 2024 डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन और 1 जुलाई 2024 डेट ऑफ एनफोर्समेंट। तीनों एक्ट का भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में इसका चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी प्रारंभिक है सेक्शन 1 to 3 में। सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। तो शॉर्ट टाइटल इसका है भारतीय न्याय संहिता 2023 और कमेंसमेंट डेट यहां पे ये लिखी हुई है। इसी के सेक्शन 1 में ही इसके सबसेक्शंस में दिया हुआ है गजट नोटिफिकेशन की डेट, या गजट नोटिफिकेशन में कोई और डेट दे रखी है एनफोर्समेंट की, तो गजट नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ कि 1 जुलाई 2024 को लागू होंगे। तो ये कमेंसमेंट। एप्लीकेशन कहां कहां अप्लाई होगा? ये सब जगह जहां पे स्पेशल लॉज और लोकल लॉज एप्लीकेबल है उनको छोड़ करके। तो स्पेशल लॉज यानी जैसे हमारा पोक्सो है, जेजे है, डोमेस्टिक वायलेंस है, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन है। कहने का मतलब एकदम इजी लैंग्वेज में कहें तो जुडिशरी में जो ये 5 मेजर सब्जेक्ट आते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो लॉ ऑफ द लैंड हो गया, इसी से सारे एम्पावर्ड होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, साक्ष्य अधिनियम और सीपीसी, इन 5 मेजर एक्ट के अलावा सारे के सारे एक्ट हैं वो माइनर है। और माइनर एक्ट मोस्टली सारे के सारे, ऑलमोस्ट सारे के सारे स्पेशल लॉज में आते हैं, ये ध्यान रहे। लोकल लॉज क्या? जैसे राजस्थान रेंट कंट्रोल, ये भारत के किसी एक पर्टिकुलर हिस्से में यानी राजस्थान में चलता है। ऐसा टीएसपी, ट्राइबल सब प्लान, जो ट्राइबल डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, इन वाले ट्राइबल बेल्ट में चलता है, वो एक लोकल लॉज। ऐसा नॉर्थ ईस्ट में या अंडमान निकोबार की जो जारवा जनजाति है, ट्राइब्स है, जारवा ट्राइब्स है, उनमें जो चलता है वो लोकल लॉ और स्पेशल लॉ ऑलवेज प्रिवेल ऑन जनरल लॉ। हमेशा ध्यान रखना, स्थानीय विधि और विशेष विधि सामान्य विधि पे अधिभावी प्रभाव रखती हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया कॉन्करेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे और स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया, तो हमेशा पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। ऐसे ही यहां पर है जनरल लॉ और स्पेशल लॉ ऑलवेज प्रिवेल, जो अपना लोकल लॉ और स्पेशल लॉ ऑलवेज प्रिवेल ऑन जनरल लॉ। तो ये हमारा भारतीय न्याय संहिता जनरल लॉ है, एक तो ये बात। दूसरा, जहां पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लॉ लागू होंगे, कोई डेजर्शन कर गया यानी फौज से भाग गया, फौज छोड़ दी, म्यूटिनी किया, विद्रोह कर दिया फौज में, ऐसा कोई भी ऑफेंस होगा तो वहां पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का लॉ एप्लीकेबल होगा, भारतीय न्याय संहिता नहीं। और दूसरा, जहां लोकल लॉ और स्पेशल लॉ लागू होगा वहां पर ये भारतीय न्याय संहिता नहीं। इस
भारतीय न्याय संहिता में यही लिखा हुआ है। बाकी उधर हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में देखेंगे तो वहां ट्राइबल एरियाज में एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा दिया हुआ मेंशन किया हुआ है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी ये मेंशन किया हुआ, यहाँ पे इतना लिख दिया, जहां पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लॉ एप्लीकेबल होंगे और जहां लोकल और स्पेशल लॉ एप्लीकेबल होंगे उनको छोड़ करके ये भारतीय न्याय संहिता पूरे देश भर में लागू होगी। अब इंडियन टेरिटरी यानी क्या, भारत राज्य क्षेत्र यानी क्या, 28 स्टेट और 8 यूटी, ये इंडियन टेरिटरी में आएगा। इसके अलावा 12 नॉटिकल माइल तक का समुद्री दूरी है, ये इंडियन टेरिटरी में आएगा। ऑल शिप, सबमरीन और एरोप्लेन्स यानी सारे पानी पे चलने वाले जहाज, पानी के अंदर चलने वाली पनडुब्बी और हवाई जहाज जो भारत में रजिस्टर्ड है, जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, भारत में पंजीकृत हैं, वो भी भारतीय टेरिटरी में ही आएंगे। और ऑल एम्बेसी और हाई कमीशंस, जितने भी हमारे उच्चायोग और दूतावास हैं, वो भी भारतीय टेरिटरी में आएंगे, इंडियन टेरिटरी में आएंगे। उन पे आईपीसी यानी ये भारतीय न्याय संहिता एप्लीकेबल होगी। अब आईपीसी की जगह पे ये आ गया है, ऐसा भी एग्जाम में पूछते हैं, आईपीसी की जगह पे अभी कौन सा लॉ आया है, तो आईपीसी की जगह पे भारतीय न्याय संहिता ये हमारा लॉ आया है। तो ये एप्लीकेबल 1 जुलाई 2024 को हुआ, तो ये इसका शॉर्ट टाइटल हो गया, कमेंसमेंट हो गया, एप्लीकेशन हो गया, इंडियन टेरिटरी हो गया। अब दूसरा है इंडियन सिटीजन्स पे एप्लीकेबल होगा, और इंडियन टेरिटरी में कोई भी हो, सिटीजन और नॉन सिटीजन, उन पे भी एप्लीकेबल होगा। इंडियन सिटीजन ने बाहर जाके कोई ऑफेंस किया है जो पनिशेबल है, तो उन पर भी ये अपना भारतीय न्याय संहिता एप्लीकेबल होगा, इसका ध्यान रखना है। कुछ एग्जाम में अभी पहले तक कहीं पे आईपीसी रखा था, कहीं पे भारतीय न्याय संहिता सिलेबस में रखा। इसके पीछे रीजन ये था कि कुछ केस अभी जो आईपीसी वाले चल रहे हैं, वो उनका निर्णय जब तक होगा 2, 5, 10 साल लगेंगे, इसलिए आपको कभी कुछ प्रोविजन वो देखने हो सकते हैं। लेकिन अब मोस्टली एग्जाम में जो अब एग्जाम होने हैं, यूं मान लो कि अब 2026 से जो भी एग्जाम होंगे उनमें भारतीय न्याय संहिता ही आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता, ये तीनों जो नए एक्ट आए हैं और 1 जुलाई 2024 को लागू है, अब अपने को ये पढ़ना है। ये इसका सेक्शन 1 हो गया। सेक्शन 2 डेफिनेशन का, डेफिनेशन में एक्ट दिया हुआ, एक्ट मींस जो ऑफेंस की कैटेगरी में आने वाला एक्ट है वो कोई व्यक्ति करेगा, तो ये इसकी डेफिनेशन 2(1) में दे रखी है। 2 के 2 में एनिमल, एनिमल यानी अदर देन ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स के अलावा जो है वो इस एनिमल की डेफिनेशन में आएगा। इसके बाद में चाइल्ड, 2 के सबसेक्शन 3 में दे रखा भारतीय न्याय संहिता में। यह डेफिनेशन पहले आईपीसी में नहीं हुआ करती थी। इसका मतलब है जो बिलो 18 ईयर ऑफ एज, जो 18 वर्ष से कम का बालक, बालिका, ट्रांसजेंडर जो भी है, वो इसमें चाइल्ड की डेफिनेशन में आ जाएगा। 2 का 4 है काउंटरफीट, कूटकरण करना, यानी किसी को उसके सिमिलर कोई चीज बनाना जिससे व्यक्ति भुलावे में पड़ जाए, ये कहलाएगा काउंटरफीट। फिर है 2 के 5 में कोर्ट या न्यायालय किसको कहते हैं, तो ऐसी अथॉरिटी जिसमें कोई एक व्यक्ति या एक से ज्यादा व्यक्ति निकाय यानी पर्सन या एक से ज्यादा पर्सन्स हैं, वो मिलकर के जहां पे कोई न्याय निर्णय करते हैं, वो न्यायालय कहलाएगा ऐसा स्थान। और सेक्शन 2 का सबसेक्शन 6 है डेथ, डेथ मींस ह्यूमन बींग्स डेथ, यहाँ पे एनिमल्स डेथ नहीं है, ह्यूमन बींग्स डेथ। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 7 है डिसऑनेस्टी, बेईमानी से। ये एक एलिमेंट है बेईमानी से, यानी जहां व्यक्ति किसी व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस या रॉन्गफुल गेन हो जाए, सैदोष हानि या सैदोष अभिलाभ, इस आशय से, या अगला व्यक्ति विश्वास करने का उसको, और जो विश्वास करवा रहा है वो बेईमानी से करवा रहा है, यानी डिसऑनेस्टली, इसको ध्यान में रखना है। थेफ्ट के ऑफेंस में, बहुत सारे ऑफेंस में डिसऑनेस्टली एलिमेंट काम करेगा। ऐसे ही सेक्शन 2 का सबसेक्शन 8 है डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज। तो दस्तावेज में दोनों तरह का डॉक्यूमेंट आ जाएगा, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, जिसको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, यानी डॉक्यूमेंट, और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जो है, ये भी सारा इसी में आ जाएगा। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 9 है फ्रॉडुलेंटली, कपट पूर्वक, यानी डिसऑनेस्टली या बेईमानी पूर्वक किसी को धोखा देने के लिए कोई बात वो विश्वास करे, ऐसा किया जाएगा तो वो बेईमानी से, कपट पूर्वक या फ्रॉडुलेंटली कहलाएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 17 में फ्रॉडुलेंट क्या है इसको डिफाइन किया गया, वहां डेरी वर्सेस पीक का केस भी है। सेक्शन 17 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसके बाद में भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 में जेंडर के बारे में दे रखा, लिंग।
तो इसके बारे में जेंडर मीन्स है मैन, ही, सी और टी, यानी पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर, उभयलिंगी जिनको हिंदी में कहा गया है। तो ये पहले आईपीसी में ये डेफिनेशन जेंडर की नहीं हुआ करती थी, वहां ही और सी ऐसा दो को ही इसमें जेंडर में माना गया, लिंग में माना गया। लेकिन बाद में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से कहा गया ट्रांसजेंडर काउंट एज ए थर्ड जेंडर, और अब यहां भारतीय न्याय संहिता में इसको डेफिनेशन में भी सेक्शन 2 के सबसेक्शन 10 में इंक्लूड कर दिया। 2 का 11 है गुड फेथ, सद्भावना पूर्वक, यानी कोई बात किसी व्यक्ति को गुड फेथ में कहा जाना, यहां कोई मेलिस इंटेंशन नहीं है, ऐसे कोई बात कही गई है तो वो कहा जाएगा गुड फेथ में कोई बात कहा जाना। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 12 है गवर्नमेंट या सरकार किसको कहते हैं, तो यहां भारतीय न्याय संहिता में 2 के 12 में गवर्नमेंट मीन्स है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद में 2 के 13 में है हार्बर, संश्रय, यानी किसी व्यक्ति को अरेस्ट होने से बचाने के लिए उसको भोजन, पानी, पैसे, कपड़े, आने जाने का कोई साधन देना ताकि वो अरेस्ट से बच सके, यानी उसको अरेस्ट से बचाने के लिए फूड, ड्रिंक, मनी, वे ऑफ कन्वीनियंस, ऐसी कोई चीज देना ताकि वो गिरफ्तारी से बच सके, उसको हार्बर कहा जाता है। इसका बहुत अच्छा केस नलिनी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का है, जो राजीव गांधी हत्याकांड के केस के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में क्षति, सेक्शन 2 का सबसेक्शन 14 है इंजरी। इंजरी मींस है 4 टाइप ऑफ इंजरी, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, यानी शरीर, संपत्ति, ख्याति, इनको जो नुकसान कारित करेगा, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, यानी उसका जो गुडविल है इसको खराब करेगा, तो इसको कहेंगे इंजरी। सेक्शन 2 के 14 में इंजरी, ऐसे ध्यान रख लो, इसमें 4 है 14, तो 4 टाइप ऑफ इंजरी हो गया, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी को इंजरी होना। हम इंजरी को जनरली फिजिकल इंजरी मान लेते हैं। इसके बाद में 2 का 15 है इलीगल और लीगली बाउंड टू डू। इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू, अवैध और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध, यानी ऐसा कोई एक्ट करना जो इलीगल है, यानी अपने आप में ऑफेंस की कैटेगरी में आया, या ऐसा कोई ओमिशन करना जो करने के लिए व्यक्ति लीगली बाउंड है, तो वो भी ऑफेंस की कैटेगरी में आ गया। ऑफेंस मींस होता है एक्ट प्लस ओमिशन इज इक्वल टू एन ऑफेंस। वही बात यहां भी कही गई है कि ऐसा इलीगल एक्ट करना, जैसे चोरी, डकैती, मारपीट, जो भी अपराध हमारे भारतीय न्याय संहिता में डिफाइन किए गए हैं, ये सारा कोई भी ऐसा एक्ट करेगा तो वो इलीगल की कैटेगरी में आएगा। और लीगली बाउंड टू डू, यानी डॉक्टर है उसको पेशेंट का ट्रीटमेंट करना, कोरोना के समय जो डॉक्टर भाग गए, या फौज पुलिस से कोई भाग जाए, अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, जो भी हो, टीचर है पढ़ा नहीं रहा है, तो ये लीगली बाउंड टू डू होते हुए, या ट्रैफिक वाला है, पुलिस का ट्रैफिक कंट्रोल या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन नहीं कर रहा है, तो वो ओमिट करेगा, तो वो भी यहां इस कैटेगरी में आएगा। ये हो गया सेक्शन 2 का 15। 2 के 16 में दे रखा है जज या न्यायाधीश। ये ध्यान रखना, यहां पर दिया हुआ है 2 के 5 में कोर्ट या न्यायालय, 2 के 5 में कोर्ट या न्यायालय और 2 के 16 में जज या न्यायाधीश। इट मींस है कि ऐसा कोई पर्सन जिसने कोई जजमेंट दिया है, अगर उसकी अपील नहीं होती है तो वो जजमेंट फाइनल हो जाएगा, तो वो व्यक्ति जज कहलाएगा, और अगर किसी अपील हो भी रही है तो भी वो व्यक्ति जज कहलाएगा। इस डेफिनेशन में 2 के 16 में इस बात के बारे में मेंशन किया गया है। 217 में लाइफ मींस ह्यूमन बींग्स लाइफ है, या एनिमल्स लाइफ नहीं, ह्यूमन बींग्स लाइफ है। 218 में लोकल लॉज, ये मैंने अभी आपको बता दिया, जहां एप्लीकेबल वाली बात है स्टार्टिंग में, जो किसी भारत के किसी पर्टिकुलर एरिया में या किसी स्थान विशेष में चलने वाली विधियां हैं, दैट इज कॉल्ड लोकल लॉज। सेक्शन 2 के 19 में मैन यानी पुरुष, यानी क्या है, किसी भी एज का पुरुष सदस्य, यानी मेल बेबी, चाहे जस्ट बोर्न बेबी हो या कितना ही 100 साल का हो, कितनी भी आयु का पुरुष सदस्य मैन। 2 के 20 में मंथ एंड ईयर, मास और वर्ष, इसकी बात की गई। तो यहां मंथ और ईयर मींस ग्रिगोरियन कैलेंडर का है, ना कि युगाब्द और विक्रम संवत और शक संवत, ये वाला नहीं है, ये इसका 220 में। 221 में मूवेबल प्रॉपर्टी, जंगम संपत्ति, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले जाया जा सकता हो, जो अटैच टू अर्थ ना हो, भूबद्ध या जमीन से जुड़ी हुई ना हो, जैसे जमीन पे
उगे हुए पेड़ हैं, घास है, ये इमूवेबल है, जैसे ही काट देंगे तो मूवेबल हो जाएगी। ऐसे फैन, गेट, ये पैनल, ये कैमरा, ये सारे के सारे क्या इमूवेबल है, क्योंकि इनको हमने फिक्स कर रखा है। इनका पेज खोल देंगे, ये पोडियम है, लेक्चर स्टैंड है, ये फिक्स नहीं है, हमने पेज नहीं कस रखा, तो ये यहां पर मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा, जैसे ही पेज कस देंगे इमूवेबल हो जाएगा। उसके बाद में सेक्शन 2 के सबसेक्शन 22 में नंबर या वचन, इट मींस है सिंगुलर में प्लूरल और प्लूरल में सिंगुलर इंक्लूड होगा, एक वचन में बहुवचन, बहुवचन में एक वचन शामिल रहेगा। 2 के 23 में ओथ या शपथ के बारे में। ओथ या शपथ मींस है जिसको अकॉर्डिंग टू ओथ एक्ट्स शपथ दिलाया जाना, ताकि वो मुकर नहीं सके। जैसे ओथ के बारे में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन किया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3 आर्टिकल हम देखेंगे और इसके बाद में इसका 3rd शेड्यूल देखेंगे, ये ध्यान से देखना। आर्टिकल 69, आर्टिकल 60 और आर्टिकल 159। 60 में प्रेसिडेंट की ओथ के बारे में है, 69 वाइस प्रेसिडेंट की और 159 गवर्नर की ओथ के बारे में है। बाकी सारा ओथ का प्रोविजन है वो 3rd शेड्यूल में दे रखा है। 3rd शेड्यूल में ये हमें ध्यान रखना है, शेड्यूल 3rd, इसमें ओथ का दिया हुआ है। तो 3 लोगों की ओथ का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, और ये 2 लोग कौन कौन, ये प्रेसिडेंट और गवर्नर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, द डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, यानी विधि एवं संविधान का संरक्षण और परिरक्षण करेगा, इस नाते से शपथ लेते हैं। बाकी सारे सोलोमनली अफर्म्स या इन द नेम ऑफ गॉड, सत्यनिष्ठा या ईश्वर के नाम की शपथ लेते हैं। तो इसलिए ये ओथ के बारे में है, शपथ के बारे में। तो यहां पर भी ऐसे ही ये मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल दिया ताकि ये इससे इंटरलिंक हो जाए, आपको समझ में आ जाए। ओथ यानी किसी को अकॉर्डिंग टू ओथ दिला दी। अपने जो फिल्मों में और धारावाहिक में इनमें दिखाते हैं कि कोर्ट में गीता पे हाथ रखा, कुरान पे रखा, ऐसा कुछ नहीं होता। ना तो किसी कोर्ट में कोई गीता रखी है, ना कुरान रखा है, ये सब फिल्मों और धारावाहिक में ऐसा होता है। तो अकॉर्डिंग टू ओथ एक्ट ओथ दिलाते हैं ताकि उसको एविडेंस में काम लिया जाए, जरूरी नहीं कोर्ट में, किसी अदर प्रोसीडिंग में भी। तो ये है ओथ के बारे में 223। सेक्शन 2 भारतीय न्याय संहिता का सबसेक्शन 24 में ऑफेंस या अपराध किसको कहते हैं, तो ऐसा कार्य जो एक्ट प्लस ओमिशन इज इक्वल टू एन ऑफेंस, ऐसा एक्ट करना जो ऑफेंस की कैटेगरी में आता हो, या ऐसा ओमिशन करना जिसको ओमिट करना ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। इस ऑफेंस की तरह यहां पर जैसे, अब एक चीज ध्यान में रखनी है, मैं बोल रहा हूं कि ऑफेंस यानी एक्ट प्लस ओमिशन इज इक्वल टू एन ऑफेंस, तो हमारे ध्यान में रहना चाहिए एक्ट कहां पे है, ओमिशन कहां पे। तो ओमिशन है 2 के 25 में। यहां पे देखिए एक्ट ये रहा 2 के 1 में। 2 सबसेक्शन 1 एक्ट के बारे में बात करता है और 2 सबसेक्शन 25 ओमिशन की बात करता है। तो ऐसा एक्ट करना जो ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, या ऐसा ओमिशन करना जो करना उसकी ड्यूटी हो, ये यहां पर दे रखा है। ये देखिए इसका क्या दिया हुआ है यहां पर, इनलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू, अवैध और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध, सेक्शन 2 का 15, और ये है 25 ओमिशन, और वो एक्ट है 1 में 2 का सबसेक्शन 1। तो इनको ध्यान रखना है, ये जहां जहां इंटरलिंक्ड है इनको उसी हिसाब से समझना है। फिर 2 के 26 में पर्सन, व्यक्ति के बारे में बता रखा है। तो यहां मैन वुमेन को अलग से डिफाइन कर दिया, ट्रांसजेंडर को भी जेंडर की डेफिनेशन में दे दिया। इसलिए इसमें कहा गया कोई भी निगमित निकाय यानी कॉर्पोरेटेड जो भी कंपनी है, ये सारी चीजें यहां पे पर्सन कहलाएंगी। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो पर्सन में जितनी भी कंपनी है जो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट रजिस्टर्ड है या सोसाइटी एक्ट के तहत, तो ऐसों को यहां पर निगमित निकाय को कंपनी यानी व्यक्ति माना है, ये ध्यान रखना है। 2 के 27 में पब्लिक या लोग यानी मोर देन 1 पर्सन, लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ पर्सन, वो यहां पे कहलाएगा लोग। उसके बाद में 2 के सबसेक्शन 28 में पब्लिक सर्वेंट दिया हुआ। पब्लिक सर्वेंट यानी ऐसा कोई व्यक्ति जैसे आर्मी का कमीशन्ड ऑफिसर है, या कोर्ट का ऑफिसर है, या जिसको कोर्ट ने ऐसा कोई काम दिया जैसे मौका नक्शा, मौका मुआयना करने के लिए जो कोर्ट की ओर से कमिश्नर जाता है, यानी जो ऑफिसर ग्रेड के काम करता है, या इस कैटेगरी का कोई काम दिया गया जैसे इन्वेस्टिगेशन करके मामले को कोर्ट में पहुंचाना, जैसे पुलिस वाले
पहले 73 में 173 में और अब 193 में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके मैटर को कोर्ट में लेके जाते हैं अकॉर्डिंग टू बीएनएसएस। बीएनएसएस में 193 है, तो वो व्यक्ति भी उस पर्पज के लिए, यानी जैसा काम का नेचर है उसके अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट माना गया है। बहुत से मामलों में सरपंच पब्लिक सर्वेंट है, एमएलए पब्लिक सर्वेंट है, चीफ मिनिस्टर पब्लिक सर्वेंट है, प्राइम मिनिस्टर पब्लिक सर्वेंट है, एमएलए एमपी पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है। इनके खूब सारे केस है, एम करुणानिधि का, कुलकर्णी वाले, ये सारे केसेस इस सेक्शन 2 सबसेक्शन 28 पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड लोक सेवक के बारे में। 229 रीजन टू बिलीव, विश्वास करने का कारण, यानी कोई बात कही है उसके पीछे कोई आधार है जिसके आधार पे विश्वास किया जाए। एकदम से धमाका हुआ, आग लग गई, तो ये विश्वास करने का कारण है कि कोई गैस ऐसी रही होगी, जैसे जयपुर में टैंकर में आग लगी थी और बहुत सारे लोग जल के खत्म हो गए थे, तो रीजन टू बिलीव कि भाई धमाका हुआ तो यानी गैस निकली, यानी कोई विश्वास करने का आधार हो, बेसलेस नहीं हो सकती कोई बात। जैसे महाभारत में युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मारे गए, आगे उन्होंने कहा मनुष्य थे, हाथी मुझे नहीं मालूम, इतने में भगवान ने शंख बजा दिया। तो ये क्या था, क्यों रीजन, उन्होंने रीजन टू बिलीव हुआ, उनको पता है कि द्रोणाचार्य को मालूम है कि ये युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते, तो रीजन टू बिलीव। ऐसे ही लॉ में भी ध्यान रखना है कि कोई विश्वास करने का आधार होना चाहिए, रीजन टू बिलीव। हमने कहा अपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी, भेड़िया आया भेड़िया आया। एक बार कहा भेड़िया आया नहीं, लोगों को बुला लिया कि आओ बात करते हैं, दूसरे दिन फिर कहा भेड़िया आया भेड़िया, यानी ग्वालों ने, जो चरवाहा थे उनके भेड़िया आता, उनकी भेड़ें मार के चला जाता, खा जाता, वो एक एक अलग रहते, यूनिटी नहीं थी उनमें। फिर उन्होंने आपस में एक यूनिटी बनाई कि भैया हम में से जिस दिन किसी की भेड़ों को भेड़िया खाने के लिए आ जाए तो अपने को चिल्लाना है भेड़िया आया भेड़िया, सारे इकट्ठा होंगे, उसको मार के भगा देंगे। तो एक ग्वाले ने झूठ बोला, भेड़िया आया, सारे लोग इकट्ठा हो गए, भेड़िया आया नहीं। उसने कहा यार मन नहीं लग रहा था, मैंने बुला लिया, चलो बातें करते हैं। उसने दूसरे दिन भी ऐसा किया, तीसरे दिन वास्तव में भेड़िया आ गया, वो चिल्लाया तो लोगों ने विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो पहले झूठ बोल रहा था। यानी रीजन टू बिलीव, कोई बात जिस पे व्यक्ति विश्वास करे उसका कोई आधार होना चाहिए। ऐसे कहते नहीं, ये तो झूठा आदमी है, इस पे कोई भरोसा नहीं करता। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखो, बात ऐसी करो कि अगला अपनी बात पे भरोसा करे। कानून भी ये मान के चलता है, रीजन टू बिलीव यानी विश्वास करने का आधार होना चाहिए, बेसलेस चीजें नहीं होनी चाहिए। ये मैंने महाभारत की और ये भेड़िया वाली कहावत जो बचपन से अपन सुनते आ रहे हैं, ये मैंने आपको रीजन टू बिलीव, विश्वास करने के कारण में बताई। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 30 है स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ यानी जितने भी हमारे इन मेजर सब्जेक्ट को छोड़ दें, कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, साक्ष्य अधिनियम और सीपीसी, इसके अलावा सारे के सारे स्पेशल लॉ ही हैं। चाहे वो कोई रेंट के मामले को, कोई पॉक्सो को, कोई डोमेस्टिक वायलेंस को, कोई एनडीपीएस को, किसी को भी डील करता हो, वो सारे स्पेशल लॉ में आएंगे। 2 के 23 में है वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मूल्यवान प्रतिभूति, यानी ऐसा कोई, जैसे किसी ने विल लिख दी, वसीयत लिख दी, वो A4 साइज का कागज है या छोटा सा एक चेक है, छोटा सा पीस ऑफ पेपर है। अब उसमें आपने 1 रुपए का चेक भरा तो उसकी वैल्यू 1 रुपया हो गई, 1 लाख का भरा तो 1 लाख होगी, 1 करोड़ भरा तो 1 करोड़ होगी। ये कहलाता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मूल्यवान प्रतिभूति। जिससे या किसी को गिफ्ट कर दिया, सेल डीड हो गया, तो ये सारी चीजें क्या है, या दत्तक ले लिया किसी को, ऐसी चीजों को वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मूल्यवान प्रतिभूति कहलाएगा। वो A4 साइज का कागज है, वो एक राइट क्रिएट करता है। इसलिए ऐसी चीजों को जो उसका मूल्य नहीं है A4 साइज के पेपर का कि 1 करोड़, या छोटा सा चेक है उसका मूल्य नहीं है कि 1 लाख या 1 करोड़, लेकिन उसमें लिख दिया, भर दिया, तो वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में आ जाएगा। उसके बाद 2 के 32 में वेसल, जलयान, जो पानी की सतह पे चलते हैं वो जलयान या वेसल को डिफाइन इसलिए किया गया है, पहले आने जाने का पुराने समय में वे ऑफ कन्वीनियंस, एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक जगह से दूसरी जगह जहां जहां संभव था जल मार्ग, तो वहां पे वेसल से ही होता था। अब तो वायुयान से ही सारा, जो कार्गो वाली है फ्लाइट, उनसे होता है मोस्टली। अब वेसल से कम ट्रेनों से इंटर स्टेट या नेशन के अंदर अंदर का होता है, कुछ फॉरेन कंट्री में इंटरनेशनल भी होता है। हमारा बॉर्डर इस तरह का नहीं है, कुछ 1-2 ट्रेनें हमारी पहले पाकिस्तान जाती थी और 1-2 बस उधर से आती थी, और एक बार बांग्लादेश से भी चालू किया था। तो वो अब जैसी सिचुएशन बदलती है वैसे उसके अकॉर्डिंग कभी बंद होती है, कभी चालू होती है। तो जलयान। 2 का 33 है
वॉलेंट्रीली, वॉलेंट्रीली यानी स्वेच्छा से कोई कार्य कोई व्यक्ति वॉलेंट्रीली कर रहा है या उसको डरा के, धमका के, ब्लैकमेल करके, उत्प्रेरित करके, दुष्प्रेरित करके ऐसा कार्य कराया जा रहा है, यह कहलाएगा वॉलेंट्रीली। अब मैं आपको स्वेच्छा से पढ़ा रहा हूं या कोई कार्य व्यक्ति स्वेच्छा से कर रहा है, जैसे मान लो किसी ने चोरी की, किसी ने कनपट्टी पे रिवॉल्वर रख दिया कि इसके चोरी कर, इसको थप्पड़ मार, नहीं तो मैं तेरे गोली मार दूंगा, तो वो वॉलेंट्रीली नहीं होगा। या इसको गाली दे, कई बार होता है ना चुगलखोर किसी को चुगली करके भड़काते हैं और भड़का करके, तो वो व्यक्ति स्वेच्छा से नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरे के दिमाग से वो चल रहा है तो भी उसका स्वेच्छा से कहलाएगा। ये सिर्फ दबाव, धमकी, भय, प्रलोभन, अभाव में माना जाएगा कि व्यक्ति मजबूर था इसलिए वॉलेंट्रीली नहीं था, बाकी वॉलेंट्रीली ही माना जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, कितना भी वॉलेंट्रीली हो, जैसे मेरे कोई लाके कनपट्टी पे रिवॉल्वर रख दे और कहते इस सामने वाले को गोली मारनी है, नहीं तो हम आपको गोली मार देंगे, तो मैं गोली नहीं मार सकता, ये राइट किसी को भी नहीं है। अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान नहीं ले सकता। वॉलंटरी यानी व्यक्ति स्वयं जानबूझ करके, इसीलिए हम कोई भी दस्तावेज जो देते हैं उसमें हम लिखते हैं ये जो भी बात मैं कह रहा हूं पूर्ण होशो हवास में कह रहा हूं और इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, यानी मैं स्वयं स्वेच्छा से ऐसा एफिडेविट दे रहा हूं, ऐसी बात कह रहा हूं। ये होता वॉलंटरीली। कोर्ट में गवाही दी जाए या किसी मामले में हमको साक्षी बनाया जाए तो वो साक्ष्य हमारा स्वेच्छा से होता है। वो बात अलग है कि पुलिस वाले कूट पीट के लाते हैं, सिखा सिखो के लाते हैं कि तेरे को ये बोलना है, लेकिन अगर उसमें प्रूव हो गया कि पीट पाट के लाए, वॉलंटरीली एलिमेंट हट गया, तो फिर विटनेस को कोर्ट कंसीडर नहीं करेगा, एडमिसेबल नहीं होगा। 2 के 34 में विल या वसीयत है। विल या वसीयत ऐसा व्यक्ति जो अपनी स्वअर्जित संपत्ति है किसी भी व्यक्ति के नाम कर सकता है, मरने के बाद में उसकी वसीयत प्रोबेट कोर्ट से लेकर के उसको एग्जीक्यूट करवाया जाता है, उसको प्रोबेट कहते हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन में कितनी भी वसीयत कर सकता है लेकिन मानी वही जाएगी जो आखिरी वसीयत है। जैसे मान लो पहले आपने अच्छी सेवा की, फिर दूसरे ने अच्छी सेवा की, फिर तीसरे ने की, वो वसीयत करता गया और लास्ट वसीयत की, उसके बाद मर गया, तो लास्ट वाली एग्जीक्यूट होगी वसीयत। ये भी एक इसका वैल्यूएबल सिक्योरिटी का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है वसीयत। एक छोटा सा कागज है, उसमें व्यक्ति को हजारों की, लाखों की, करोड़ों की संपत्ति का मालिक बना देता है। उसके बाद में 2 के 35 में है वुमेन। वुमेन यानी किसी भी आयु वर्ग की महिला से उसका तात्पर्य है, चाहे जस्ट बॉर्न फीमेल बेबी हो या कितनी भी बड़ी उम्र की हो, तो ये वुमेन। 2 के 36 में रॉन्गफुल गेन, किसी चीज को गलत तरीके से हासिल करना। गलत तरीके से कैसे? ये जितना भी साइबर क्राइम हो रहा है, लोगों को ओटीपी बताना या हनी ट्रैप का बहाना बना के ऑडियो वीडियो बना लिया और उसके बाद में पैसे ऐंठ रहे हैं, साइबर क्राइम जितना भी कर रहे हैं वो सारा क्या? रॉन्गफुल गेन है। गलत तरीके से कोई चीज प्राप्त करना वो रॉन्गफुल गेन कहलाएगा। लीगली तरीके से मेहनत करके कोई व्यक्ति पैसा कमाता है वो तो लीगल गेन है, लीगली गेन है। और जो भी चोरी, ठगी, डकैती ये सब करके या साइबर क्राइम करके कुछ हासिल करता है वो कहलाएगा रॉन्गफुल गेन। ऐसा ही 2 के 37 में रॉन्गफुल लॉस, जिसको ऐसा ठगी से, चोरी से, डकैती से प्राप्त हुआ वो तो रॉन्गफुल गेन में आ जाएगा। जिसका माल चला गया वो रॉन्गफुल लॉस में आ जाएगा। एकदम से अकाउंट का अकाउंट साफ कर देते हैं रॉन्गफुल लॉस में। अब तो इसमें मूवी भी बनने लग गई। मैंने अभी देखा था, सोनू सूद की एक मूवी है, छोटी सी, थोड़ा सा मैंने झलक देखी थी, वो पूरी इसी पे बनी हुई। एक लड़की कोई पढ़ने के लिए जाती है, फिर उसको लोग इस तरह के जाल में फंसा लेते हैं साइबर क्राइम वाले में, फिर उसको बंधक बना लेते हैं, ऐसा करंट वरंट लगाते हैं। यानी मूवी भी समाज से ही इंस्पायर होती है। वो सारा किसका एग्जाम्पल है? रॉन्गफुल गेन जिसको मिला और रॉन्गफुल लॉस जिसका पैसा गलत तरीके से चला गया। उसके बाद में है 2 का सबसेक्शन 38 में गेनिंग रॉन्गफुल, लूजिंग रॉन्गफुली। जिस व्यक्ति के पास में ऐसा पैसा आया है उसको कहा, उस प्रोसेस को कहा जाएगा गेनिंग रॉन्गफुली, ऐसा प्राप्त कर रहा है। ये अपने राजस्थान में मेवात वाले इलाके में, यहां पर अपन किसी एरिया स्पेसिफिक करके एरिया को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, मोस्टली साइबर क्रिमिनल्स का कैपिटल जैसा बन गया है। तो वहां पे लोगों ने इतना पैसा जो प्राप्त कर रहे हैं, जो भी साइबर क्राइम से या गलत कामों से पैसा प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो चोरी के माल से हो, किसी भी तरह से हो, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से हो, जो भी है, तो ये कहलाएगा गेनिंग रॉन्गफुली। गलत तरीके से, गलत साधनों के द्वारा पैसा ले रहे हैं और जिसका पैसा ऐसे चला गया साइबर क्राइम में, एकदम ओटीपी लगा दिया या बारकोड स्कैन कर दिया, पैसा चला गया, वो लूजिंग रॉन्गफुली। जिसका गया लूजिंग, आया गेनिंग रॉन्गफुली, ये लूजिंग रॉन्गफुली। 239 में बता रखा, जो डेफिनेशन पोर्शन ऊपर यहां पर
भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1 से लेकर के 38 यहां तक जो डिफाइन किया गया है, इनके अलावा भी कोई टर्म ऐसा होगा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और आईटी एक्ट में डिफाइन किया गया, तो यहां पर भी उनका वही मीनिंग माना जाएगा। इसको ध्यान में रखना है। ये हो गया हमारा सेक्शन 2। उसके बाद में सेक्शन 3 से स्टार्ट होता है। ये देखो, इस चीज का विशेष ध्यान रखना, एग्जाम में ये चीजें पूछी जाने लग गई हैं कि चैप्टर 1 कहां से कहां तक है, तो ध्यान रखना चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी का सेक्शन 1 to 3। तो अभी हमने सेक्शन 1 देखा, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। सेक्शन 2 में डेफिनेशन या परिभाषा, ये हमने देखा 2 के 1 से लगा करके और 39 तक। उसके बाद में सेक्शन 3 में जनरल एक्सप्लेनेशन। देखो, एक तो हो गया 2 का डेफिनेशन पोर्शन, दूसरा जनरल एक्सप्लेनेशन। जो चीज यहां जनरल एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन कर दी गई और जो चीज आगे यहां पर जनरल एक्सेप्शन में आ गई, यहां पे देखिएगा आगे, यहां ये जनरल एक्सेप्शन, जनरल एक्सेप्शन एंड जनरल प्रोविजन जो सेक्शन 3 में दिया गया, इक्वली एप्लीकेबल ऑन एवरी प्रोविजन ऑफ भारतीय न्याय संहिता। साधारण अपवाद और साधारण स्पष्टीकरण आईपीसी के हर प्रावधान पे इक्वली एप्लीकेबल होंगे। दोनों को ध्यान रखना, हर जगह हमको ये जनरल एक्सेप्शन या जनरल एक्सप्लेनेशन यानी साधारण अपवाद और साधारण स्पष्टीकरण हर प्रावधान के साथ बताने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए आगे यहां से, तो ये क्या है, साधारण स्पष्टीकरण। यहां पे चीजों को सेक्शन 3 के सबसेक्शन 1 से लेकर 9 में इनको एक्सप्लेन किया गया है, जनरली एक्सप्लेन किया गया है। देखिए इसको, सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1, यहां पे एक एक चीज को स्पष्ट रूप से बताया गया है साधारण स्पष्टीकरण में, कि यहां पे जो डेफिनेशन दे दिया और जनरल एक्सेप्शन में दे दिया, तो यहां पर भी उनका वही मीनिंग होगा, जो यानी एक हर जगह स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा 3 के सबसेक्शन 1 में कह दिया कि जो बात जनरल एक्सप्लेनेशन में आ गई और जनरल एक्सेप्शन में आ गई, उनका हर प्रावधान पे ये चीजें इक्वली एप्लीकेबल होगी, यानी हर चीज को हर जगह स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यहां स्पष्ट कर दिया सेक्शन 3 में, और आगे यहां पर ये ध्यान रखना है, ये प्रावधान पहले जो आईपीसी थी उसमें भी था और भारतीय न्याय संहिता में भी है। जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 14 से 44 के ये जो जनरल एक्सेप्शन है ये, और जो सेक्शन यहाँ 3 में बता रखा है ये जनरल एक्सप्लेनेशन साधारण स्पष्टीकरण हर प्रावधान पे भारतीय न्याय संहिता के हर सेक्शन पे, हर सबसेक्शन पे, हर एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन सब पे इक्वली एप्लीकेबल होगा। सेक्शन सबसेक्शन सब पे इक्वली एप्लीकेबल होंगे। सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 है कि प्रत्येक पद स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भी भाग में किया गया, ये मैंने आपको बता दिया, यानी एवरी क्लॉज ऑन भारतीय न्याय संहिता पे इक्वली एप्लीकेबल होगा। ये 3 का 2 इस बात को कहता है, 1 मैंने बता दिया। सेक्शन 3 का सबसेक्शन 3 है, इसमें प्रोविजन किया गया है कि जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कारण उस व्यक्ति का पति या पत्नी या लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तो यह माना जाएगा उसी के कब्जे में। व्हेन प्रॉपर्टी इज इन पोजेशन ऑफ पर्सन्स, स्पाउस, क्लर्क, सर्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, इट इज इन दैट पर्सन्स पोजेशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता। यानी कोई संपत्ति किसी व्यक्ति की पत्नी के पास में, नौकर के पास में है, क्लर्क के पास में है, तो यह माना जाएगा कि वो उसी व्यक्ति की संपत्ति है। वरना तो लोग बेनामी ट्रांजैक्शन के नाम पे अपने नौकरों के नाम, इनके नाम संपत्तियां करवा देते हैं। सेक्शन 3 का सबसेक्शन 4 है, इसमें कहा गया जब तक संदर्भ से प्रतिकूल आशय प्रतीत ना हो, इस संहिता के प्रत्येक भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्द का विस्तार और अवैध लोपों पर भी है। यानी जो भी एक्ट है, ओमिशन है, इलीगल एक्ट, इलीगल ओमिशन, उन पे भी इन सारे प्रोविजन का जनरल एक्सेप्शन और जनरल एक्सप्लेनेशन जो सेक्शन 3 में और आगे दिया हुआ जनरल एक्सेप्शन में, वो इक्वली एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 3 का सबसेक्शन 5 में प्रोविजन किया गया है कि जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों में से प्रत्येक के द्वारा अपने सबके सामान्य आशय यानी कॉमन इंटेंशन को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया है। यानी सामान्य आशय,
कॉमन इंटेंशन, ये सेक्शन 3 के सबसेक्शन 5 में दिया हुआ कि कोई भी कार्य एक से ज्यादा, ये ध्यान रखना, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1, 2, 3, 4 और 5 कहता है कोई भी कार्य सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया गया है तो ऐसा माना जाएगा हर व्यक्ति। देखो, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट दो चीजें होती हैं, ध्यान से समझो। कॉमन इंटेंशन का मतलब प्री मीटिंग ऑफ माइंड पहले से हो गया, हमें एक्स को पीटना है, हमें एक्स के घर में चोरी करनी है, ऐसा दो या दो से ज्यादा लोगों ने मिलके पहले प्लान किया, प्री मीटिंग ऑफ माइंड पहले हो गया, तो यह है कॉमन इंटेंशन। कॉमन ऑब्जेक्ट है, एक व्यक्ति किसी एक्स को पीट रहा है, एक व्यक्ति को, वो औरों का, दूसरे का भी कॉमन एनिमी है, तीसरे का भी कॉमन एनिमी है, सब ने एक एक थप्पड़ लगा दिए, तो इसका मतलब यह है कि वहां पे ऑब्जेक्ट कॉमन है, इंटेंशन कॉमन नहीं है। तो ये इसमें कहा गया एक साथ में एक इंटेंशन से कार्य करेंगे तो सारे लोग लाइबल होंगे, किसी ने कुछ किया किसी ने कुछ किया तो भी सबकी लाइबिलिटी होगी, सारे एक ही कार्य करें ऐसा इसमें जरूरी नहीं है। इसके बाद में सेक्शन 3 का सबसेक्शन 6 है, जब कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान और आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है कई व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में शामिल होता है उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी के द्वारा किया गया है। यानी जहां पे क्रिमिनल इंटेंट और क्रिमिनल नॉलेज होते हुए उस कार्य में शामिल होता है एक या एक से ज्यादा लोग, तो ऐसा माना जाएगा हर व्यक्ति इंडिविजुअल लाइबल है, जैसे अकेले उसी ने वो कार्य किया हो। यानी ये कह के नहीं बच सकता कि साहब मैं तो यही कह रहा था मारो मारो, आप भीड़ का हिस्सा हो और उस कार्य में शामिल हो तो यहां पर जिम्मेदारी बनेगी, आप वहां से हट जाते तो आपकी लाइबिलिटी नहीं रहती। या कई बार चेतावनी दे जाते हैं कि डिस्पर्स किया जाए, पुलिस वाले कहते हैं यहां से भीड़ हट जाए, फिर भी नहीं हट रहे और उसमें बने हुए हैं, फिर सबको ऐसा माना जाए, फिर उसके बाद जितनी भी हिंसा तोड़फोड़ आगजनी होगी हर व्यक्ति लाइबल माना जाएगा। ये 3 का सबसेक्शन 6। 3 का सबसेक्शन 7 में प्रावधान किया गया है, जहां कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोभ के द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित किए जाने का प्रयत्न करना अपराध है। यानी यहां पर क्या है, कोई कार्य करना या उसका अटेम्प्ट करना, यह समझा जाएगा कि परिणाम का अंशतः कार्य के द्वारा और अंशतः लोभ के द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी को, इसमें इलस्ट्रेशन दिया, बड़ा अच्छा इलस्ट्रेशन है, किसी को भोजन दिया, एक व्यक्ति ने उसको भोजन कम दिया और एक ने 2 थप्पड़ लगाई, तो दोनों कार्यों से, कम खाना देने से और 2-2 थप्पड़ लगाने से व्यक्ति मर जाता है, तो दोनों की जिम्मेदारी बनेगी। अगर पहले प्री मीटिंग ऑफ माइंड है तो दोनों अपने अपने कार्य से, और प्री मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है तो एक अटेम्प्ट टू मर्डर और एक मर्डर के लिए लाइबल हो जाएगा। यानी जो खाना कम दे रहा है और फिर जिसने मारा, मारने से मर गया तो खाना कम दिया वो अटेम्प्ट टू मर्डर में चला जाएगा, और जिसने थप्पड़े मारी या उसको पीटा उस परिणाम स्वरूप मर गया तो वो मर्डर में चला जाएगा। तो यहां पर ये सेक्शन 3 का सबसेक्शन 7, उसके बाद में इसका सबसेक्शन 8 है, जब कोई अपराध कई कार्यों के द्वारा किया जाता है तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ में शामिल होकर उन कार्यों में से एक कार्य करके उस अपराध किए जाने का जानबूझकर सहयोग करता है वो अपराध करता है। यानी 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने मिलकर के कोई भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है तो वहां हर व्यक्ति उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लाइबल होगा, उसकी लाइबिलिटी बनेगी जैसे इंडिविजुअली उसी ने वो कार्य किया हो। सेक्शन 3 का सबसेक्शन 9 में प्रोविजन किया गया कि जहां कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं या संबद्ध है, वहां वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। यानी एक साथ में एक से ज्यादा लोगों ने मिलकर के कई सारे अपराध किए हैं तो वहां पर वो उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी होंगे। जैसे मान लो 5 लोग हैं, 5 लोगों ने मिलकर के किसी घर में चोरी करने का प्लान किया, 5 लोग हैं, एक जना गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है जो गाड़ी स्टार्ट कर रखी है, एक जना गेट पे खड़ा हुआ, 3 लोग चोरी करने के लिए घुसे हैं। अब चोरी करने के लिए गए, बीच में घर में जाग हो गई यानी लोग जग गए, तो एक ने पीटा यानी फोर्स यूज किया, इतने में महिला भाग के आई, उसको भी एक थप्पड़ मारा, उसकी बेटी पीछे से भाग के आई चिल्लाती हुई, तो उसको एक जना अंदर ले गया, उसका रेप कर दिया।
इतने में घर का एक और व्यक्ति जोर से चिल्लाता है, उसके एक लठ मारा, ठोका, वो मर गया। इतने में जो बहुत चिल्ला चिल्ली हुई तो जो गेट पे खड़ा था वो भी अंदर चला गया और जो गाड़ी में बैठा था वो भी अंदर चला गया। पांचों के अंदर जाते ही वो जो चोरी करने गए थे अब वो किस में बदल गया, फोर्स आते ही थेफ्ट कन्वर्ट हो जाता है रॉबरी में, और 5 और मोर पर्सन होते वो डेकोइटी में कन्वर्ट हो जाता है। सारे लोग सारे अपराधों की सजा से दंडित किए जाएंगे, लेकिन रेप के इंसिडेंट से सिर्फ वही व्यक्ति पनिश किया जाएगा जिसने रेप का ऑफेंस कमिट किया, क्योंकि चोरी का संभावित परिणाम मारपीट हो सकता है, ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, मर्डर हो सकता है, बट रेप नहीं हो सकता। तो जिसने डिफरेंट इंटेंशन से एक्ट किया है उसको डिफरेंट पनिशमेंट है, बाकी कॉमन इंटेंशन से जो किया उन सारे अपराधों के लिए सबको सजा मिलेगी। तो ये है सेक्शन 3 जनरल एक्सप्लेनेशन। मैं अब ब्रीफली आपको इनको एक थोड़ा सा बता के आज के डिस्कशन को अपन कंप्लीट करते हैं। सेकेंड चैप्टर है सेक्शन 1 फ्रॉम सेक्शन 1 to 3, चैप्टर 1 भारतीय न्याय संहिता। सेकेंड चैप्टर पनिशमेंट का। तो दंडों के विषय में भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 4A में डेथ सेंटेंस, इन सेक्शंस में डेथ सेंटेंस दिया जाता है, ये 18 सेक्शन है। सेक्शन 4 के बी में भारतीय न्याय संहिता के इन 74 सेक्शन में LI लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया जाता है, यहां मृत्यु दंड का प्रावधान है या आजीवन कारावास का। सी में है 4 के सबसेक्शन सी में कि किसी व्यक्ति को इंप्रिजनमेंट दिया जाता है जो 2 तरह का होता है, कारावास जो सादा और कठोर, और 4D में है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति की जब्ती करना, और 4E में है फाइन जुर्माना लगाना, और F में यह नया पनिशमेंट जुड़ा है कम्युनिटी सर्विस का, सामुदायिक सेवा का। तो भारतीय न्याय संहिता में ये A, B, C, D, E और F यानी 6 तरह के दंड का प्रावधान है। आपको 4A, B, C, D, E, F इसी तरह से इनको ध्यान में रखना है। इसके बाद में ये दंडादेशों का लघुकरण और इनको घटाना बढ़ाना राज्य सरकार कर सकती है, ये राज्य स्टेट गवर्नमेंट का पावर होता है। कोई एक ही अपराध उसने जीवन में किया है और उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट हुआ तो उसको 20 ईयर के, यानी एक है और उसको कम से कम 14 वर्ष तक, और एक से ज्यादा है तो 20 ईयर तक। लेकिन अब नया जो इंटरप्रिटेशन हो गया है और भारतीय न्याय संहिता में भी प्रावधान हो गया, LI मींस LI है, यानी लास्ट ब्रेथ ऑफ प्रिजनर, जो व्यक्ति है उसकी अंतिम श्वास तक उसको सजा दी जाएगी। ऐसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के प्रोविजन है। ये आगे के जो हमारे डिस्कशंस है उनमें एक एक में इनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे जनरल एक्सेप्शन का है, साधारण अपवादों का। साधारण अपवाद में ऑफेंस तो होगा सेक्शन 14 से 44 में, लेकिन वो जनरल एक्सेप्शन में आने की वजह से क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। तो ये हमने आज का भारतीय न्याय संहिता का एक डिस्कशन किया। तो आगे का डिस्कशन ऐसे और हम वीडियो आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। आपको हमारा आज का डिस्कशन कैसा लगा आप बताइए, और हमें हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं ताकि इस तरह के और आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो लॉ से रिलेटेड मिलते रहें। नमस्कार।